नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 2 अगस्त 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज को हम लोग फोकस करेंगे, जिसका लिंक आपको पीडीएफ सेशन में लगा दिया जाएगा। ज़रूर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले असम ट्रिब्यून में देख लेते हैं। लोक सेवा पुरस्कार के बारे में दिया गया था, जिसको लास्ट ईयर वैसे ही इंस्टीट्यूट किया गया है। और आपको जो जान के रखना है ना, वो यह रखना है दैट ये लोक सेवा पुरस्कार किनको दिया जाता है भाई। देखो, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ असम को जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज सर्व करते हैं ना, उनके काम को एक्नॉलेज करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है एज लोक सेवा पुरस्कार। क्लियर है? चलो दूसरा देख लेते हैं, असम ट्रिब्यून से ही लिया गया, रिगार्डिंग मिशन भूमि पत्र के बारे में न्यूज़ दिया गया था। नाउ ये मिशन के बारे में आपको जान के रखना है दैट ये करता क्या है। देखो, इसके तहत स्टूडेंट्स को डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलेंगी। नाउ डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट्स है ना, तो वो मिशन भूमि पत्र के तहत दिया जाएगा स्टूडेंट को। नाउ अगर ये ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम लाया जा रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं दैट हाँ, कहीं ना कहीं जो सरकार का एम है, मंशा है, दैट ओके पब्लिक सर्विस को इजी करना है। एब्सोल्युटली। मोर ओवर, आप डिजी लॉकर में भी जब ये एक्सेस हो जाएगा ना, तो आप सिंपल आईटी एक्ट के तहत जो है ना, क्या होता है ना, दैट डिजी लॉकर में सरकार के द्वारा अवेलेबल करवाए गए जो जो आपके जाकर डॉक्यूमेंट्स है, वो एक ही जगह लाया जा सकता है। नेक्स्ट पीआईबी का ये न्यूज़ है रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल सेंसस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्रीकल्चर सेंसस की मैं बात कर रहा हूँ, जो क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाउ ये सेंसस है पार्ट ऑफ वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड इट हैज़ बिन कंडक्टेड एवरी 5 years। 1970-71 से अगर देख लीजिएगा, हर 5 साल में इसको कंडक्ट किया जाता है। इसका कुछ यूनिक फीचर्स अगर 11 सेंसस में जो होने वाला है उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, इसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा ना दोस्तों, अभी स्मार्टफोन और टैबलेट्स में किया जाएगा। अभी तक क्या होता था, नॉर्मल पेज कलम कॉपी में किया जाता था, उसको फिर से एडिट करो, फिर से लिखो, फिर से उसको मॉडिफाई करो, बहुत झंझट होता था। बट अभी कुछ नहीं, डायरेक्ट स्मार्टफोन टैबलेट में आपको रिकॉर्ड किया जाएगा। यूज़ किया जाएगा डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स का, जैसे लैंड टाइटल रिकॉर्ड्स, सर्वे रिपोर्ट्स, उनका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाएगा। इनफैक्ट एग्रीकल्चर सेंसस ही ऐसा मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे देश में, जिससे आप प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं ना, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, टेनेंसी का कैसे कैसे किस रीजन में कितने ज़्यादा टेनेंट्स लोग रहते हैं, राइट, लैंड यूज पैटर्न ओवरऑल देश में कैसा है, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, साइज, उसके बाद ऑपरेशनल होल्डिंग्स के साइज, ऑपरेशनल होल्डिंग्स के डिस्ट्रीब्यूशन। ना सवाल होता है ऑपरेशनल होल्डिंग क्या होता है भाई। देखो, ऑपरेशनल होल्डिंग का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे हर एक लैंड जिसको यूज किया जाता है होली, या तो सोचो ये अगर लैंड है, अगर इसको पूरा या फिर पार्टली भी इस्तेमाल किया जाए ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, एंड इट इज ऑपरेटेड एज वन टेक्निकल यूनिट बाय वन पर्सन अलोन और विथ अदर विदाउट रिगार्ड ऑफ टाइटल लीगल फॉर्म। मतलब मैं अगर आपके साथ कर रहा हूं ना, तो आपके साथ मैं शेयर नहीं करूंगा उस टाइटल या फिर लीगल फॉर्म को, राइट, बट स्टिल अगर एज एन एंटिटी मैं इस रीजन में उगा रहा हूं, तो इट इज टेकन एज दिस ऑपरेशनल होल्डिंग। और ये एक स्टैटिस्टिकल यूनिट है जिसके तहत एग्रीकल्चर सेंसस में डेटा को कलेक्ट किया जाता है। 10th एग्रीकल्चर सेंसस, दैट इज पिछला वाला एग्रीकल्चर सेंसस जो कि 2015-16 को कंडक्ट किया गया था, उसके तहत अगर देख लीजिएगा, लैंड होल्डिंग वॉज इनइक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है ना, जिनका अच्छा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कौन है, ये वैसे फार्मर्स है जिनका लैंड जो है ना 2 या फिर 2 हेक्टेयर से कम है, उनको हम लोग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के कैटेगराइजेशंस में गिनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उनके बारे में बोला जा रहा है दैट दे अकाउंटेड फॉर 86.2% ऑफ ऑल द फार्मर्स, but they owned just 47.3% of the cropping area। तो ये तो खैर 10th एग्रीकल्चर सेंसस का डेटा था। अगर जैसे ये इस सेंसस का फाइनल डेटा आ जाएगा, सो ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस दैट विद यू एज वेल। बट ओवरऑल यही जान के रख लीजिए दैट कोई भी एग्रीकल्चर सेंसस का मेन एम यही होता है दैट कैसे वेरियस डेटा को इंप्रूव किया जाए। और वेरियस डेटा मतलब ये सारे डेटा जहां पर ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, लैंड यूज, टेनेंसी, क्रॉपिंग पार्ट, ये सब कुछ डेटा को साल दर साल अपडेट किया जाता है।
वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो यस, स्टार्टेड इन 1950 बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक डिफरेंस जरूर है इंडिया का ऑपरेशन होल्डिंग और वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर के ऑपरेशन, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो डेफिनेशन है ना ऑपरेशन होल्डिंग, और इंडिया का डेफिनेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंस है, जिसमें इंडिया का जो ऑपरेशनल होल्डिंग है वो इंक्लूड बिल्कुल नहीं करता होल्डिंग अंडर लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिशिंग, बट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो डेफिनेशन है उसमें ज़रूर ये सब इंक्लूड होते हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर की भी बात अगर की जाए तो डिजिटल एग्रीकल्चर होती क्या है, देखो सिंपल, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूजेजेस और डेटा इकोसिस्टम का प्रॉपर यूजेजेस जिससे सपोर्ट किया जा सके द डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ टाइमली टारगेटेड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, जिससे मेक किया जा सके फार्मिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल, है ना। क्योंकि आप खुद सोचो ना, जैसे सोचो एग्रीकल्चर हो रहा है, राइट, अब वहां से अगर आप ड्रोन से सब कुछ एग्रीकल्चर को मॉनिटर कर रहे हो तो एज अ पर्सन आपको जाना नहीं पड़ रहा है, तो आपका जो मेहनत है वो इजी हो जा रहा है क्या, नहीं ना। आप ये मत पूछना ड्रोन को खरीदने के लिए पैसे कहां से किसान को आएंगे, मैं यहां पे बिल्कुल ही नहीं बोल रहा हूं, आप 2 मिनट में मान के चलो ना सरकार दे रही है ना। तो मैं यह बोलना चाह रहा हूं दैट ओवरऑल किसान का जो हेल्प है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर डिजिटल एग्रीकल्चर का एस्पेक्ट जो अगर हम इंप्लीमेंट कर सके। यही नहीं, ये तो होगा ही, बट साथ ही साथ एग्रीकल्चर को हम लार्जर एंगल में देखें ना, सस्टेनेबल भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी फसल उगाया जाएगा तो मेक श्योर किया जा सकता है दैट ज़्यादा इस पर निगरानी रखा जा सकता है। ज़्यादा निगरानी मतलब हम डिलीवर कर सकते हैं सेफ, न्यूट्रिशियस एंड ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल फूड फॉर ऑल। ठीक है, चलो, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट के बारे में न्यूज़ था, जिसको आप ई गवर्नेंस GS2 के इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं, GS2 के ई गवर्नेंस टॉपिक से। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो वेबसाइट है ना, उसको सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के पोर्टल में पहला रैंक रखा गया है और डिजिटल पुलिस पोर्टल को सेकेंड रखा गया है अंडर दिस इनिशिएटिव दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। ठीक है, यह एक पीरियोडिक असेसमेंट है जिसको इंटेंट किया गया है जिससे इंप्रूव किया जा सके इफेक्टिवनेस ऑफ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज और द सेंट्रल गवर्नमेंट इन डिलीवरिंग ऑफ देयर ऑनलाइन सर्विसेज टू द सिटीजन्स। इसको रिलीज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के द्वारा, यह जरूर से याद रखिए। 2021 जो है वो सेकेंड एडिशन था एंड फर्स्ट एडिशन कंडक्ट किया गया था 2019 में। मतलब यह एक बाइनियल स्टडी है। बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार जो कंडक्ट किया जाता है, और एक होता है बाई एनुअल ANNUL जिसको 1 साल में 2 बार कंडक्ट किया जाए। समझ रहे हो बात ना। ये जो रैंक निकाला जाता है इसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स को फोकस किया जाता है, जिसमें कुछ कुछ मेन पैरामीटर्स है, कुछ कुछ सेकेंडरी पैरामीटर्स है। मेन पैरामीटर्स में जो ई गवर्नेंस है उसकी एक्सेसिबिलिटी, कंटेंट अवेलेबिलिटी, राइट, ईज ऑफ यूज और इंफॉर्मेशन यूज, प्राइवेसी फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, ये सब कुछ मद्देनजर देखकर रैंक किया जाता है। और साथ ही साथ 3 जो एडिशनल पैरामीटर्स है उसमें एंड सर्विस डिलीवरी कितना हो रहा है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी, स्टेटस एंड रिक्वेस्ट ट्रैकिंग, इसके प्रोविजंस क्या क्या है, उसके हिसाब से बेसिकली रैंकिंग हमें देखा जाता है, राइट। रीसेंट इवैल्यूएशन अगर हम लोग देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के केस में द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डिजिटल पुलिस पोर्टल को शॉर्टलिस्ट किया गया था फॉर इवैल्यूएशन अंडर द सर्विस पोर्टल। अकॉर्डिंगली मेन जो वेबसाइट है ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, उसको चूज किया गया था एज अ पेरेंट मिनिस्ट्री पोर्टल फॉर दिस इवैल्यूएशन। मतलब इसका पेरेंट तो यही ना हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही तो आता है ना। इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज पोर्टल अमंग ग्रुप ए स्टेट्स जितने सारे हैं ना, उसमें केरला फ्रंट रनर है और प्रोग्रेस देखा गया है तमिलनाडु एंड पंजाब के द्वारा, बट ज़्यादा प्रोग्रेस तमिलनाडु ने दिखा है, उसके बाद पंजाब ने। ग्रुप बी स्टेट्स में उड़ीसा वो टॉप में है, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय बिहार। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नागालैंड, मेघालय और असम ये टॉप में है। मतलब ऑफ कोर्स ये सीक्वेंस है ऐसा, नागालैंड, मेघालय, असम, है ना। अमंग यूटीज यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर टॉप में है, उसके बाद आता है अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब। ठीक है, याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है, एरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स। रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है ये इंडेक्स।
जुलाई मंथ के लिए। तो इसमें की फाइंडिंग्स में क्या क्या पाया गया है? इसमें पाया गया है दैट आउट ऑफ 756 डिस्ट्रिक्ट जो क्या कंडक्ट देखा गया है, उसमें पाया गया दैट नियरली 660 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं जो क्या फेस कर रहे हैं हाई डिग्री ऑफ एरिडिटी। ध्यान देना, ये जो है ना 660 अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ द एरिया, समझ रहे हो? एंड सिर्फ 63 डिस्ट्रिक्ट्स ही थे इस 756 डिस्ट्रिक्ट में जो कि नॉन एरिड थे। बोला गया एटलीस्ट 196 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे है जहां पर सीवियर डिग्री ऑफ ड्राइनेस हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें 65 तो उत्तर प्रदेश के ही हैं। और उत्तर प्रदेश के भी कौन सा रीजन? बुंदेलखंड वाला रीजन। नेक्स्ट, 69% ऑफ इंडिया जो है ना वो ड्राई लैंड में लाई करता है। वो देखो, ये पूरा रीजन देख रहे हो आप, ये जो आप येलो से देख रहे हो, देखो ये वाला, तो एक ह्यूज एरिया है जो क्या इंक्लूड करता है पास्ट ऑफ राजस्थान। क्लियरली देखो, राजस्थान में टेक्निकली अगर देखोगे ना, ये एरिड रीजन है, यह सेमी एरिड रीजन है। एरिड रीजन में बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होती है, इसमें भी बहुत कम रेनफॉल होती है, बट एरिड रीजन से ज़्यादा और इन रीजन से कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। तो ये रीजन आप मैप में ही देख लो, ये वाला रीजन क्या देखना है, देखो वही सब रीजन लिखा हुआ है। रैन ऑफ कच्छ है ना, सेमी एरिड रीजन ऑफ पंजाब गुजरात क्लियरली हमें दिख भी रहा है। ठीक है, एंड रेन शेडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट, देखो ये वेस्टर्न घाट है, ये रेन शैडो वाला रीजन है। तो वही चीज़ बताया गया ना। सवाल ये होता है दैट ठीक है, हमारे देश में ये प्रॉब्लम तो है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और ये नेचुरल प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, इसको एक लेवल के बाद हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। बट क्या हम इस चीज़ को मिटिगेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं भाई? एब्सोल्युटली ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कीजिए, क्रॉप डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कीजिए, मल्चिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हम इंश्योर कर सकते हैं जिससे सॉइल मॉइस्चर कम से कम लूज हो। राइट, कल्टीवेशन हम लोग कर सकते हैं ट्रेडिशनल वैराइटीज़ के, क्यों ना हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज़ कर सके। रिसेंटली हम लोगों ने न्यूज़ भी देखा था, राइस के दो वैराइटीज़ हम लोगों ने लॉन्च किया गया है, जिसमें एक तो आपका जाके ड्रॉट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ है, एक फ्लड रेजिस्टेंट वैराइटीज़ है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग क्यों ना इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग, माइक्रो इरिगेशन, इस टेक्निक्स को हम लोग क्यों ना इन रीजन्स में प्रमोट करें, जिससे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उसको बहुत हद तक अडेप्टेशंस किया जा सके, बहुत हद तक मिटिगेट किया जा सके। समझ लो, तो ये सब हमें सोचना पड़ेगा ना। ड्रॉट की भी अगर हम लोग बात करें ना दोस्तों, तो आईएमडी 3 ड्रॉट को कंसीडर करता है। एक होता है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, एक होता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट और एक होता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट जहां पर रेनफॉल बहुत कम होते हैं एक्चुअल रेनफॉल से। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट आर मार्क्ड डिप्लीशन ऑफ सरफेस वाटर। और एग्रीकल्चरल ड्रॉट की अगर बात करें तो लो सॉइल मॉइस्चर हमें देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इट लीड्स टू एक्यूट क्रॉप स्ट्रेस एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है एक्सेस टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ये कहां पर डिक्लेयर किया गया? एक मीटिंग कंडक्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा, जिसमें इंडिया ने वोट किया है इस फेवर ऑफ रेजोल्यूशन में, जिसमें माना गया है दैट क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एक ह्यूमन राइट है। प्रीवियसली अगर देख लीजिएगा, ऐसी बात नहीं दैट प्रीवियसली ये माना नहीं जाता था, बिल्कुल माना जाता था, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में माना भी गया था। इनफैक्ट अगर स्टेटस देख ले इस यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन का, तो क्या ये लीगली बाइंडिंग है डिफरेंट कंट्रीज में? नहीं, यूएनजीए का कोई भी वर्डिक्ट इज नॉट एट ऑल लीगली बाइंडिंग। हाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर वर्डिक्ट हो देन दैट इज लीगली बाइंडिंग ऑफ कोर्स। ठीक है, याद रखना लेकिन ये सब चीजें। नेक्स्ट, United Nations Human Rights Council has already recognized access to healthy and sustainable environment as यूनिवर्सल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर इंडिया में देख लीजिएगा तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A, राइट। तो ये सब कहीं ना कहीं देखो, आर्टिकल 21 जैसे बोलता है राइट टू लाइफ, उसमें क्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्लीन इन्वायरमेंट फ्री ऑफ डिजीजेस, वही चीज़ तो बोला गया क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, है ना। आर्टिकल 48A जिसके तहत जो क्या DPSP है, जिसमें बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आर्टिकल 51 है ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। सो व्हाट आर दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल provisions which are mentioned in our constitutions। तो क्या हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते आंसर राइटिंग में? एब्सोल्युटली, इसीलिए तो बोल रहा हूँ भाई, इस टाइप की चीज़ें जो है ना अपने नोट्स कॉपी में लिख लो, बार बार रटते रहना। यू विल इवेंचुअली योर आंसर राइटिंग विल बी, इट विल इम्प्रूव टू ए ह्यूज एक्सटेंट, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में न्यूज़ में था, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये न्यूज़ है। GS2 के पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं ना। नेचुरल
रिसोर्स अकाउंटिंग ये है क्या, पहले तो बता देता है न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दैट इज CAG ऑफ इंडिया ने स्टेट किया था दैट इट वुड बी कमिंग अप विद अ रिपोर्ट ऑन नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग, कब तक, बाय नवंबर 2022। नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग ये एक प्रोसेस है जिसके तहत आप एस्टिमेट करते हैं वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कारण नेचुरल रिसोर्स कैसे डिप्लीट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कारण इन्वायरमेंट कैसे डिग्रेड होता है। इनफैक्ट द कॉन्सेप्ट जो है ना नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग का, वो इमर्ज किया था टू कैप्चर द इंटीमेट इंटरप्ले जो कि हम लोग देखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर कोई देश में भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा तो क्या वहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा? एब्सोल्युटली डिग्रेड तो होना ही है। हाँ, भले ही अगर आप एक रीजन में पेड़ पौधे को काट के दूसरे रीजन में उसको ट्रांसफर करते हो, वो अलग की बात है, टाइम तो लगता है ना जी। तो फॉर द टाइम बिंग रिग्रेट तो होगा ही। वही चीज बोला गया है दैट इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज लीड्स टू इट्स बेटर मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग का है क्या? देयर इज अ इंटर रिलेशन बिटवीन इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। पहली बात तो इससे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। यही क्यों, क्लाइमेट चेंज को भी तो कॉम्बैट किया जा सकता है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को भी तो एश्योर किया जा सकता है ना। क्योंकि इंटरनेशनली आप अगर देखिएगा तो यही तो बोला जा रहा है दैट हाँ डेवलपमेंट जरूर लाओ बट इन्वायरमेंट को डिग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा मत, मतलब कम से कम करो, मतलब यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप भी ला सकते हो यहाँ पे। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अगर बहुत बात करें तो रिसेंटली न्यूज़ में था, इंडियन एक्सप्रेस में भी न्यूज़ में आया था। क्यों भाई? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ रिपोर्ट्स शेयर की थी ना, वो रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है वो उतना काम का नहीं है, बट हाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हमारे लिए बहुत काम का है। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथोराइज किया जाता है ना। आप यहाँ से खरीद के आप कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड दे भी सकते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज किया जा सकता है बाय डोनर्स एनोनिमसली, राइट, और ये वैलिड है फॉर द पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मतलब आज अगर आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा तो अगर आपने एक पॉलिटिकल पार्टी ए को दिया तो वो पॉलिटिकल पार्टी अगर चाहे तो SBI से इसको रिडीम करा सकती है विद इन द पीरियड ऑफ 15 days। 15 दिन के अंदर ही रिडीम करवाना पड़ेगा। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है एंड दीज आर कैन बी बॉट बाय डोनर्स फ्रॉम द बैंक एंड द पॉलिटिकल पार्टीज कैन इनकैश देम। दीज कैन बी रिडीम्ड ओनली बाय एलिजिबल पार्टी, मतलब जिस पार्टी को मिला है उसी पार्टी को उसके द्वारा ये रिडीम किया जाएगा बाय डिपॉजिटिंग द सेम इन इट्स डेजिग्नेटेड अकाउंट जो क्या उस बैंक में मेंटेन किया गया है। बॉन्ड को इशू किया जाता है बाई SBI। वेरियस डिनोमिनेशन में बॉन्ड्स आप खरीद सकते हैं, जिसमें 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में आप खरीद सकते हैं। बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर परचेज बाई एनी सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 10 days ईच इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहे ना तो नोटिफिकेशन निकालती है, देखो भाई जनवरी के इस डेट में, अप्रैल के इस डेट के बीच में, जुलाई के इस डेट से इस डेट के बीच में, अक्टूबर के इस डेट से इस डेट के बीच में हम लोग उस बॉन्ड को लाएंगे, राइट। तो इस टाइप से बोला जा सकता है। नेक्स्ट, सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न स्कीम। ये स्कीम हैज़ नियरली 59% ऑफ फीमेल ट्रेनीज। पहले सोचा गया था मैक्सिमम 33% ही होगी, बट इससे भी ज़्यादा है, तो इसलिए ये न्यूज़ में ज़्यादा है। नोडल मिनिस्ट्री अगर देखेंगे सीखो और कमाओ स्कीम का, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर। एम इसका यही है दैट कैसे स्किल्स को अपग्रेड किया जा सके अमंग माइनॉरिटी यूथ जो क्या 14 से 35 साल के बीच में है, और इंश्योर किया जा सके 75% प्लेसमेंट, आउट ऑफ विच 50% शुड बी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट दिया जाएगा 2000 पर मंथ जो कि प्रोवाइड किया जाता है टू द प्लेस ट्रेनीज फॉर द 2 months एज अ प्लेसमेंट असिस्टेंस एज वेल। तो देखो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी तो प्रोवाइड किया जा रहा है ना। तो ये सब चीज़ देखते हुए अगेन ज़्यादा इन्रोलमेंट भी है। डिफरेंट अदर स्कीम वैसे अगर माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा देख लीजिएगा तो नया सवेरा, पढ़ो प्रदेश, नई उड़ान स्कीम, नई रोशनी स्कीम, उस्ताद स्कीम, नई मंजिल स्कीम, हमारी धरोहर स्कीम, ये सब हम लोगों ने बीच बीच में डिस्कस भी किया। एक काम कीजिए ना, आप इसको पॉज कीजिए और अच्छे से पढ़िए, ऑटोमेटिकली एक दिमाग में आपका चलेगा ज़रूर, ठीक है। पर्युषण पर्व एक जैन फेस्टिवल है जहाँ पर जैन मॉन्क्स और जैन नन्स स्टे करते हैं विद द कम्युनिटी और प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस। इसको फेस्टिवल ऑफ फॉरगिवनेस भी माना जाता है। ये पूरा सोर्स पहले तो बता दे रहा हूँ, PIB से ये न्यूज़ लिया गया था एंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
हर साल देखिएगा जैनिज्म या फिर बुद्धिज़्म में क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप समझ जाइए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ इट इज़ यूजुअली सेलिब्रेटेड इन अगस्त या फिर सितंबर, रेनी सीजन के समय। अच्छा, पर्युषण के समय जैन जो है ना, जैन लोग इंक्रीज कर देते हैं लेवल ऑफ स्पिरिचुअल इंटेंसिटी, ऑफन यूजिंग फास्टिंग या फिर प्रेयर या फिर मेडिटेशन के द्वारा। 5 मेन वोज जो कि एम्फेसाइज किए गए हैं पर्युषण पर्व में, वो है अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य एंड अपरिग्रह। प्रतिक्रमण भी परफॉर्म किया जाता है बहुत जैन्स के द्वारा इस फेस्टिवल में। इनफैक्ट प्रतिक्रमण इज मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, प्र और अतिक्रमण। अतिक्रमण, प्र मीन्स रिटर्न, वॉयलेशन, अतिक्रमण मतलब वॉयलेशन, मतलब रिटर्न फ्रॉम वॉयलेशन, है ना। तो यह भी प्रैक्टिस किया जाता है इस फेस्टिवल के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे में न्यूज़ था, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया का पहला IIBX दैट इज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को गिफ्ट सिटी में बेसिकली इनॉग्रेट किया। इनफैक्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ऑफ गिफ्ट सिटी में इनॉग्रेट किया। इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बुलियन होता क्या है, ये एक मेटल होता है जिसको रिफाइन किया जाता है टू हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एलिमेंटल प्योरिटी, और ये टर्म ऑर्डिनरी वैसे तो अप्लाई किया जाता है टू द बल्क मेटल यूज्ड, जो जिससे कॉइन्स स्पेशली गोल्ड या फिर सिल्वर के कॉइन्स बनाते हैं। बट बुलियन एक्सचेंज की अगर बात करें तो ये एक मार्केट है जिसके थ्रू बायर्स और सेलर्स ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड या फिर सिल्वर या फिर एसोसिएटेड डेरिवेटिव्स में। इनफैक्ट लंदन बुलियन एक्सचेंज की अगर बात करें तो प्राइमरी ग्लोबल मार्केट माना जाता है इसको फॉर द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। वैसा ही कुछ इंडिया में भी इस्टेब्लिश किया गया है। इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेना दोस्तों। तो ये एक्सचेंज को पहला इंट्रोड्यूस किया गया था बजट 2020 में, जिसके थ्रू ऐसा माना गया था दैट गोल्ड इंपोर्ट जो है ज्वेलर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, एंड बुलियन कैन समटाइम्स बी कंसिडर्ड लीगल टेंडर एंड इट इज़ ऑफन हेल्ड एज रिजर्व्स बाय द सेंट्रल बैंक और हेल्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनफैक्ट इंडिया जो है ना, ये वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट कंज्यूमर है ऑफ द गोल्ड आफ्टर चाइना। तो आप समझिए दैट ये एक्सचेंज जब सेटअप हो गया उसके बाद इंडिया का कितना फ़ायदा होने वाला है। सिग्निफिकेंस अगर देख लीजिएगा क्या क्या होने वाला है, इससे जो है ना गोल्ड के प्राइसिंग स्टैंडर्डाइज हो सकता है। अभी जैसे अलग अलग रीजन में जो है ना अलग अलग गोल्ड के प्राइसिंग्स होते हैं, तो वो स्टैंडर्डाइज हो सकता है। इट विल हेल्प डीलर्स एज वेल एज ज्वेलर्स, जिससे प्रेशियस मेटल के ट्रेड में और भी ज़्यादा ईज हो सके। नेक्स्ट, क्राफ्ट विलेज, ये न्यूज़ में था। देखो एक्चुअली एक प्रोग्राम है लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म। इस प्रोग्राम के अंदर 8 क्राफ्ट विलेजेस को लिया गया है, जिससे प्रोमोट किया जाएगा यहाँ पर क्राफ्ट और टूरिज्म एट अ सिंगल लोकेशन। इनफैक्ट इस पूरे जो इसका है ना, इसका एम पता है क्या है, दैट इट विल डेवलप हैंडीक्राफ्ट्स एज अ सस्टेनेबल एंड रिन्यूमरेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन आर्टिशंस के लिए, ऑफ कोर्स, है ना। तो इसी प्रोग्राम के तहत एक विलेजेस को अडॉप्ट किया जाने की बात किया जाएगा, जहाँ पर क्राफ्ट को तो प्रोमोट किया ही जाएगा, बट उसके साथ साथ टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा प्रोमोट होगी और वहाँ के लोगों के लिए लाइवलीहुड का भी एक सोर्स हो जाएगा यह, ठीक है। लोकतक लेक न्यूज़ में था, क्योंकि मणिपुर गवर्नमेंट का लोकतक डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने बोला है दैट इस टाइप के जो फुमदीज होते हैं ना, जिसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया होता है, या फिर बहुत समय क्या होता है ना, सर्कुलर, देख रहे हो ये सर्कुलर फिशिंग पॉन्ड होता है, मतलब इसी के अंडर फिशिंग भी किया जाता है, तो इसको बिल्कुल बंद कर देने बोला गया है। क्यों? एक रीज़न है, बहुत बड़ा जो रीज़न है वो यह है दैट लोकतक लेक जो है एक रामसर साइट है, और रामसर साइट में भी इंडिया में 2 साइट्स है, जिसमें से एक साइट तो लोकतक लेक है जो क्या मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड वैसा रिकॉर्ड होता है जिसके तहत ऐसा बोला जाता है दैट वो रामसर साइट जो खतरे में अगर होता है ना, तो उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो उस खतरा से बाहर निकालने के लिए ये डायरेक्टिव लाया गया। इसके बारे में अगर न्यूज़ देखें तो ये एक लार्जर फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट का, और काफ़ी ज़्यादा फेमस है फुमदीज के लिए, जिसको हम लोग फ्लोटिंग वेजिटेशन भी कहते हैं। केबिन लमजा नेशनल पार्क जो है वो सिचुएटेड है इन अ स्मॉल लेक, एंड नेशनल पार्क इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ध्यान दीजिएगा, ओनली एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, एंड ये एक लास्ट नेचुरल रिफ्यूज भी है सांगाई डियर्स के लिए, जिसको हम लोग डांसिंग डियर्स भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाता है एमसीक्यूज़ में दोस्तों। कल वैसे ज़्यादा एमसीक्यू तो मुझे पता है नहीं पूछा था, बट बहुत ही टेक्निकल एमसीक्यू आपसे पूछा गया था, और मैंने बोला भी था दैट ये
जो है हमने जो कल का वो न्यूज़ डिस्कस किया था उसमें छुपा हुआ था। तो उसमें देखो मेन चीज़, मैं डायरेक्ट पॉइंट में आ जाता हूँ। आप ये चारों पॉइंट पहले तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरा वाला पॉइंट अगर देख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन नहीं किया गया, ये एक स्टैट्यूटरी लॉ के द्वारा डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये वाला ऑप्शन तो गलत होगा। तो तीन तीन कहाँ है तो वो उसको गलत कर दीजिए, सी भी गलत है, डी भी गलत है। अब बचा ए और बी, जिसमें 1 और 2 तो गारंटी सही होगा ही, नहीं भी पढ़ोगे तो भी सही होगा। अब सवाल होता है दैट फोर्थ वाला सही है क्या नहीं। तो जी हाँ, इंडिया में जो है ना पार्लियामेंट को वेस्ट किया गया टू द पावर्स टू मेक लॉज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसके बाद अगर पार्लियामेंट को ये नहीं लग रहा तो उसके ऊपर भी अगर चाहे ना सुप्रीम कोर्ट कानून बना सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के अंतर्गत ये पावर है, ठीक है। तो ये वाला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट हाँ इसके बाद भी अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको ओवरराइड करके कानून बना सकती है, ठीक है। ये भी सही है। तो एनीवेज 4 भी सही है, तो इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देख लीजिएगा किन किन लोगों ने बी आंसर दिया हुआ है। चलो आज का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस आंसर को दे, ठीक है। रिसेंटली Pryushan Parv celebration was in news. It is related to which among the following religious denominations? Hindu, Sikhs, Buddhism या फिर Jainism? Next question. Natural resource accounting relates to which among the following? Environment and accounting, coal block auctioning, income tax return filing या फिर listed natural resource companies in the stock market? आपको नीचे बताना है कमेंट सेक्शन में इनमें कौन सा सही है. We'll be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Till then, bye bye, take care and thank you for listening to the whole video. Thank you very much guys.